Hello students, welcome to my channel Physics Freeze. So in today's class we are going to talk about chapter gravitation. Let's start. So बेटा सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ ग्रेविटेशन कि ग्रेविटेशन क्या होता है। जनरली हम लोग के दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्ट होता है कि हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है और अर्थ किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, बस वही और वही ग्रेविटेशन होता है। बेटा ग्रेविटेशन जो है आपका वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ से ही रिलेटेड नहीं है। ग्रेविटेशन इज़ नॉट ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू द अर्थ, दैट इज़ करेक्ट कि किसी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है, दैट इज़ करेक्ट। ग्रेविटेशन है वहाँ पर, बट अगर हम ग्रेविटेशन को सिर्फ और सिर्फ अर्थ से ही रिलेटेड समझते हैं दैट इज़ रॉन्ग। ग्रेविटेशन असल में क्या होता है? ग्रेविटेशन बेसिकली मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मैटर मीन्स लाइक फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग अराउंड यू इज़ मैटर। यस, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप मुझे एक ऐसा पेन या एक ऐसा मार्कर लेके दे सकते हैं जिसका मास क्या हो 0 kg हो, तो आंसर आएगा नो। मास जो है वो 0 kg नहीं हो सकता किसी मार्कर का या किसी पेन का। अगर मैटर एग्जिस्ट करती है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ उसका मास जरूर होगा। और मास बेसिकली क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का। मास इज़ दी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और उस मास से ही फोर्स आ रही है ग्रेविटेशन। मतलब इस यूनिवर्स में, इंटायर यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनका कुछ मास हो, वो अर्थ हो सकती है, मैं हो सकता हूँ, पंखा हो सकता है, ये मोबाइल फ़ोन हो सकता है, ये माइक हो सकता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनका कुछ मास है, बिकॉज एवरीथिंग अराउंड यू इफ इट इज़ मैटर इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, हैव सम वॉल्यूम, yes it occupies some space, have some mass, that is basically matter. so matter आपके चारों तरफ जो कुछ भी है जिसका कुछ ना कुछ मास है, एनर्जी को छोड़ के, एनर्जी का मास नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ साउंड एनर्जी है, नो मास इज देयर, बट मैटर में मास होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ ना कुछ मास है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसका कुछ ना कुछ मास है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब दो मासीज एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो दो मासीज एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। वेरी सिंपल, लेट्स स्टार्ट। लेट्स सपोज हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है उसका नाम है m1, एक ऑब्जेक्ट है उसका नाम है m2। ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, आपका दोस्त, आप यहाँ कोई पहाड़, आप यहाँ आपका पंखा, आप यहाँ आपका आईपैड, आप और आपका मोबाइल फ़ोन, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, सन और अर्थ, सन एंड यू, सन एंड मून, अर्थ एंड मून, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनका कुछ ना कुछ मास होता है, इफ़ दे आर एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर, लेट्स सपोज द डिस्टेंस इज d, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे? ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है पहले वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है, जो दो मासीज हैं उनके बीच में एक शक्ति है, एक फोर्स है वहाँ पर एक्ट कर रही। वो फोर्स क्या है? उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स जो है मेन 4 फंडामेंटल फोर्सेस में आती है। पहली जो फंडामेंटल फोर्स है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सेकेंड इज वीक फोर्स, थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड द फोर्थ वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इस नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, जिससे चीज़ें चल रही हैं। सो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? एक तरह से वीकेस्ट फोर्स है यूनिवर्स में। मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास है, मेरा कुछ मास है, तो हम दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे? अगर ये अट्रैक्ट हो, अगर मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ या ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है तो चिपक जाना चाहिए, लेकिन चिपकता नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये बहुत बहुत कमज़ोर, बहुत बहुत वीक फोर्स है। यही हम पढ़ेंगे आज। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक m1 एक m2, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं बेटा? फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। और कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं? लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट m1 है, ये एक फोर्स लगा रहा है, इसका नाम मान लेते हैं हम लोग F12 है। F12 का मतलब है फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट वन बाय ऑब्जेक्ट 2। दूसरे ऑब्जेक्ट ने पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगाया उसे हम लोग बोलेंगे F12। उसके बाद आगे क्या है हमारे पास? ये ऑब्जेक्ट जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा, ऑब्जेक्ट 2 को अपनी तरफ खींचेगा m1, तो इसका नाम रखेंगे हम F21। फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट 2 बाय ऑब्जेक्ट 1, तो जो ऊपर वाली फोर्स है उसका नाम F12 है, जो नीचे वाली फोर्स है उसका नाम F21 है। तो दो ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वो अर्थ हो सकती है, आप हो सकते हो, ये पेन हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कुर्सियाँ हो सकती हैं, टेबल हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे आप अर्थ के ऊपर खड़े हैं तो अर्थ हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। अर्थ के पास मून है
तो मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। सन है, सन एक ऑब्जेक्ट, सन इज हैविंग सम मास, और अर्थ का भी कुछ ना कुछ मास है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं, दोनों लगा रहे हैं। ये पॉइंट ये नहीं है कि सिर्फ अर्थ ही आपके ऊपर फोर्स लगाता है, आप इसको ऊपर फेंको तो ये नीचे आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अर्थ ही इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये भी अर्थ पे फोर्स लगा रहा है उतनी ही जितनी अर्थ इसके ऊपर लगा रहा है, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है इसलिए अर्थ ऊपर नहीं आ रहा, उसमें एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स क्या हुई, ग्रेविटेशन फोर्स जो है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो मासेस के बीच में फोर्स होती है, और दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। मतलब यहाँ पर न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो एप्लीकेबल है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करती है, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अपनी तरफ खींचता है, दूसरा पहले वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। आपने छलांग लगाई, ऊपर जंप मारा, तो जब आपने जंप मारा, व्हेन यू जंप, सो आप तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अर्थ आपको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है बिकॉज यू हैव सम मास, और दो मासेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उसका उल्टा आप भी अर्थ को उतना ही अट्रैक्ट कर रहे हैं ऊपर वाली डायरेक्शन में जितना अर्थ आपको नीचे वाली डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही है। मतलब ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है ये सेंटर टू सेंटर लगती है, लाइक दिस। मतलब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, इसलिए हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब ये जो फोर्स है ये सेंटर टू सेंटर लगती है। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, मान लीजिए आप, ये अर्थ है, आप यहाँ पर खड़े हैं अर्थ के ऊपर, यहाँ पर, तो अर्थ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी टुवार्ड दी सेंटर, तो आपके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो सेंटर की तरफ लगेगी। आप चाहे यहाँ खड़े हो जाइए तो भी आपको सेंटर की तरफ खींचेगी, आप यहाँ खड़े हो जाइए तो भी आपको सेंटर की तरफ खींचेगी, आप यहाँ खड़े हो जाइए तो भी आपको सेंटर की तरफ खींचेगी। तो ये एक सेंट्रल फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपने सेंटर, एक दूसरे के सेंटर की तरफ खींचते हैं, और ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर फॉर्म करते हैं। मतलब न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो एप्लीकेबल है ग्रेविटेशन फोर्स के केस में, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये तो हो गया हमारा ग्रेविटेशन की, ग्रेविटेशन फोर्स क्यों हो रही है, वाई ग्रेविटेशन फोर्स इज देयर। ग्रेविटेशन फोर्स का जो बेस है, मतलब उसका जो कहाँ से शुरुआत हो रही है ग्रेविटेशन की, दैट इज फ्रॉम द मास, क्योंकि मास की प्रॉपर्टी है, मास हैज़ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट। मास सिर्फ अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल नहीं कर सकता। जैसे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हैं, दो चार्जेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, सॉरी, दोनों अगर नेगेटिव हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो उनका प्रॉपर्टी, वो चार्ज का प्रॉपर्टी है कि दो चार्जेस अगर सेम है तो वो रिपेल करेंगे और अगर ऑपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जिसके कारण एक फोर्स आती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन मास की क्या प्रॉपर्टी है, मास की प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ क्या करना, अट्रैक्ट करना, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करना। तो मास जो है, मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मास, बिना मास के मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और मास के पास प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे मास को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। जो न्यूटन थे, न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था जिसे हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि लेट्स सपोज यू आर हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, यू आर हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, दिस इज ऑब्जेक्ट 1, दिस इज ऑब्जेक्ट 2, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है d। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स न्यूटन के अकॉर्डिंग, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब जो भी इनका मास है अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी फोर्स। फोर्स डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड, फोर्स directly depends upon 1 by d square, or you can say force is inversely proportional to square of the distance between them। मतलब जो भी इनके बीच में दूरी है
उसके स्क्वायर के ऊपर उल्टा डिपेंड करती है। उल्टा डिपेंड करने का मतलब है कि मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है वो एक मतलब उनके बीच में जो दूरी है वो 2 गुना कर दी जाए। अगर दूरी को 2 गुना कर देंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो 4 गुना कम हो जाएगी। अगर दूरी को 3 गुना कर देंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 9 गुना कम हो जाएगी। और अगर दूरी को हम 4 गुना कर देंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 16 गुना कम हो जाएगी। मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दूरी के स्क्वायर के ऊपर उल्टा डिपेंड करता है। अगर आप दूरी कम करेंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बढ़ेगी, अगर आप दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगी, सॉरी एक इंसेक्ट आ गया। सो अगर आप दूरी जो है उसको आप बढ़ा रहे हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर आप दूरी को कम कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अब इनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का क्या फार्मूला आता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली डिपेंड अपॉन m1 m2 ओवर d स्क्वायर। लेकिन जब हम लोग, हमें पता है जब प्रोपोर्शनल को हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। इस केस में जो कांस्टेंट आता है दैट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G m1 m2 बाई डी स्क्वायर। इस केस में जो कैपिटल G है उसका वैल्यू क्या है, कैपिटल G का जो वैल्यू है दैट इज़ 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो कैपिटल G का जो वैल्यू है दैट इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब आप बोलेंगे ये कांस्टेंट कहाँ से आया। जब न्यूटन ने ये फार्मूला दिया था उसके 100 साल बाद एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था हेनरी केवेंडिश। हेनरी केवेंडिश ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और वहाँ से पता चला कि कैपिटल G का क्या वैल्यू होता है। न्यूटन ने जब पहली बार फोर्स को डिफाइन किया था तो उन्होंने बोला था F = ma, मतलब फोर्स डायरेक्टली डिपेंड अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ kma आ जाएगा और इसमें उन्होंने k की वैल्यू 1 भरी थी, क्योंकि न्यूटन ने ही फोर्स को डिफाइन किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज डिफाइनिंग फोर्स कि एक न्यूटन फोर्स कितना होगा। एक न्यूटन फोर्स होगा जब किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 किलो होगा और उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पैदा हो रही होगी तो फोर्स 1 न्यूटन होगा। इसलिए वहाँ पर k को हमने 1 भरा था। लेकिन क्योंकि अब फोर्स पहले ही डिफाइन हो चुका था, अब हमें पता करना था कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा है और वो किस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर G की वैल्यू 1 नहीं भर सकते। G की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, पूरे यूनिवर्स में ये लागू होती है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट लीजिए, सन ले लीजिए, अर्थ ले लीजिए या यूरेनस ले लो, जुपिटर ले लो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, वो दोनों एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच में जो कांस्टेंट आएगा कैपिटल G दैट विल बी दैट विल बी 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल G। यही एक इकलौता रीज़न है, ये जो कांस्टेंट है यही एक इकलौता रीज़न है ये बताने के लिए कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो वीकेस्ट फोर्स क्यों है। देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मास की जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट करना, और मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मास की प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट करना और मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, मास। और अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, एक का मास m1 है एक का मास m2 है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, F = G m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अब हमने बात करी थी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो एक वीकेस्ट फोर्स होती है। अब क्वेश्चन है कि वो वीकेस्ट फोर्स क्यों होती है। लेट्स सपोज मान लो मैं अपने और इस मार्कर के बीच में फोर्स पता करना चाहता हूँ। लेट्स फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन मी एंड दिस मार्कर। कितनी फोर्स आएगी मेरे और इस मार्कर के बीच में, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या आएगा। लेट्स फाइंड आउट। लेट्स सपोज ये मैं हूँ, दिस इज मी एंड माई मास इज, लेट्स कंसिडर इट्स 100 kg। मान लीजिए मेरा मास 100 किलो है और इस मार्कर का, इसका भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, मार्कर का इसका मास जो है वो 1 किलो है और हम दोनों एक दूसरे से 1 मीटर दूर हैं, इससे थोड़ा दूर 1 मीटर अवे। लेट्स से हम 1 मीटर दूर हैं एक दूसरे से, वी आर 1 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। तो हम दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा, हाउ टू फाइंड आउट। अब न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैपिटल G m1 m2 बाई डी का स्क्वायर। यस, अब देखेंगे हम यहाँ पे कि हमारे बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बहुत बहुत कमज़ोर होगा, बहुत बहुत कम होगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा, देखिए G का वैल्यू कितना है 6.67 10⁻⁻11। ये कांस्टेंट वैल्यू है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में यही रहती है, कहीं पर भी चेंज नहीं होती है। m1 कितना है 100 kg, m2 कितना है 1, दूरी कितनी है 1 का स्क्वायर। तो फोर्स आ जाएगी 6.67, ये -11 नीचे ले आएंगे हम लोग और ये 100 बचेगा, ये 2 जीरोस कट हो जाएंगे, 10⁻9 बचेगा, मतलब ये बन जाएगा 667 ओवर 10⁻9 इंटू 667 का 100 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी F = 667 ओवर 10⁻11। मतलब अप्रॉक्सीमेटली मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0000
0.0000667 न्यूटन। मतलब मेरे और इस पेन के बीच में इतनी कम फोर्स है, 0.000000667 न्यूटन। और ये इतनी कमज़ोर फोर्स है कि मैं इस पेन में इतनी सी फोर्स से एक्सेलेरेशन पैदा नहीं कर सकता, या ये पेन इतनी फोर्स से मेरे अंदर एक्सेलेरेशन पैदा नहीं कर सकता। क्योंकि हमें पता है कि इतनी अगर फोर्स होगी तो फोर्स, अगर हमें एक्सेलेरेशन पैदा करनी है तो हमारे पास एक्शन कैलकुलेट करनी है तो क्या फार्मूला होगा, F = ma। मान लीजिए इतनी फोर्स मेरे ऊपर लग रही है, 0.000000667। मेरा मास कितना है, 100 किलो इंटू एक्सेलेरेशन, तो 0.000000667 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू ए। तो मेरे में कितनी एक्सेलेरेशन पैदा होगी, मेरे में जो एक्सेलेरेशन पैदा होगी वो होगी 0.00000000667 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इतनी कम एक्सेलरेशन ना के बराबर है, मतलब इतनी एक्सेलरेशन से कुछ भी नहीं होगा, ऑब्जेक्ट में उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। सिर्फ इसी रीज़न के कारण, क्योंकि कैपिटल जी जो है उसकी जो वैल्यू है वो बहुत बहुत छोटी है, इसीलिए हम बोलते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो एक वीकेस्ट फोर्स है। अब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, लेकिन जब हम लोग अर्थ की और अपनी बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अर्थ एंड आवर सेल्स, तो उसमें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जीरो नहीं होता, उसमें तो कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है। या ये मार्कर और अर्थ, इनके बीच में कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा, लेट्स कैलकुलेट दिस, कि इस मार्कर के बीच में और अर्थ के बीच में कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। हम इसे रेज कर लेते हैं और इसकी जगह पे हम लोग एक अर्थ बनाएंगे और साथ में एक मार्कर रखेंगे। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सपोज वी आर हैविंग अर्थ हियर, दिस इज अर्थ, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज 6.4 into 10⁻⁶ meter. And what is mass of earth, that is 6 into 10⁻24 kg. And this is my object, that is marker, let it be m1 for earth, m2 for my marker, that is 1 kg. I want to find out what is the force of gravitation between this marker and the earth. Let's find out. To find out this, we have simple formula, F is equal to capital G m1 m2 by d square. F is equal to 6.67 10⁻⁻11. Mass 1 is 6 into 10⁻24 kg into mass 2 is 1 divided by distance is 6.4 into 10⁻6 whole square. So when we will solve this, what we will get? We will get 667 over 100 into 10⁻11 into 6 into 10⁻24 into ये 64 बन जाएगा, इसका 10 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर से इसका 10⁻6 नीचे ही रहेगा, फिर से ये दो बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर है, 64 into 10 into 10⁻6 ये बन जाएगा। चलिए अब पहले हम लोग कैलकुलेशन सीधा नहीं करेंगे, हम सीधा कटिंग नहीं करेंगे, पहले हम जीरोस को कट करेंगे। हमारे पास कितनी जीरोस है ऊपर टोटल, एक और एक, दो और 24, 26 जीरो हैं, तो हम इसको लिख लेंगे 667 into 6 into 10⁻26 डिवाइड बाय, नीचे कितनी है 6 और 6 12, 12 और 11 23 और 2 25, नीचे आ गई 10⁻25, साथ में आ गया 64 into 64, तो ये 25 और 26 कट गई तो यहाँ 10 रह गया, तो ये बन गया 667 into 60 डिवाइड बाई 64 into 64। जब आप इसे सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे को तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग, लाइक अप्रॉक्सीमेट हम लेंगे 9.8 न्यूटन्स। अब ये जो 9.8 न्यूटन फोर्स है जो इस मार्कर के ऊपर लग रही है, क्या वो उसमें एक्सेलरेशन पैदा कर सकती है? लेट्स फाइंड आउट कितनी एक्सेलरेशन पैदा करती है। हमें पता है कि फोर्स किसकी इक्वल होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन के। मास कितना है, फोर्स कितनी है 9.8, मास कितना है मेरा 1 kg और एक्सेलरेशन क्या आएगी 9.8 डिवाइड बाई 1, दैट इज एक्सेलरेशन विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इस ऑब्जेक्ट में कितनी एक्सेलरेशन पैदा होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करूँगा तो हर सेकंड इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़नी शुरू हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी। एक अलग बात है कि जो ऑब्जेक्ट का जो मास है, ये जो मास है ये इस एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। हम आगे पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि अगर ऑब्जेक्ट का मास 2 किलो हुआ तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी और 4.9, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट के मास के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब अर्थ के केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू रहेगा स्मॉल g, पढ़ेंगे हम लोग आगे, दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने कंपेयर किया था कि जब एक वो जो पीछे वाला जो केस था जिसमें बहुत कम फोर्स आ रही थी तो एक्सेलरेशन और कम थी, तो इस केस में सिर्फ कंपेयर करने के लिए हमने ये फार्मूला लिखा है।
दैट इज़ ऑल अबाउट योर ग्रेविटेशन। अगर आप सन और अर्थ के बीच में निकालना चाहते हो तो सिंपल है, लेट सपोज you want to calculate force of gravitation between sun and earth. How to calculate this? First of all, we should know few things, that this is sun, this is earth, and we should know mass of sun and mass of earth, and then the distance between them. Then again the formula will be same, that is F is equal to G m1 m2 by d square. सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो पता कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला दैट वाज गिवन बाय न्यूटन, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिकॉज इट इज एप्लीकेबल इनटू द एंटायर यूनिवर्स। अब कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह पे ये लॉ एप्लीकेबल होगा। होप सो यू अंडरस्टूड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन and something about gravitation. Thank you very much. Have a nice day.